हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं 13 नवंबर 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्टूबर महीने के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा रचिन रविंद्र। तो दोस्तों, आईसीसी के द्वारा अक्टूबर महीने के लिए सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों का ऐलान कर दिया गया है। तो अगर हम पुरुषों की बात करें तो इसमें न्यूजीलैंड के जो रचिन रविंद्र हैं उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। और महिलाओं की अगर हम बात करें तो वेस्ट इंडीज की जो हीली मैथ्यूज हैं उन्हें यह अवार्ड दिया गया है। तो हर महीने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को आईसीसी की तरफ से आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया जाता है। तो अक्टूबर महीने के लिए रचिन रविंद्र और हीली मैथ्यूज को चुना गया है। बात आई है स्पोर्ट्स की, तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो शतरंज में भारत की आर वैशाली ने महिला वर्ग में फिडे महिला ग्रैंड स्विस 2023 का खिताब जीता है। अभी हाल ही में वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर रहे हैं सुनील नारायण, तो उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। क्रिकेट इतिहास में टाइम आउट होने वाले पहले बल्लेबाज श्रीलंका के एंजेलो मैथ्यूज बने हैं। 49 वनडे शतक की बराबरी करने वाले बल्लेबाज बने हैं विराट कोहली। विश्व कप में सबसे तेज शतक ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल ने बनाया है। उन्होंने 40 गेंद में शतक बनाया था। इंग्लैंड के डेविड विली ने अभी हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान किया है। सऊदी अरब में 2034 का फीफा विश्व कप आयोजित किया जाएगा। दोस्तों, आपको इस पूरे लेक्चर को लास्ट तक देखना है। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। दोस्तों, आज कुछ तबीयत ठीक नहीं है, इसके कारण अगर उच्चारण में कहीं दिक्कत होती है तो उसको आप समझने का प्रयास जरूर करिएगा। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। आपको टेलीग्राम पर जाना है, स्टडीकर ऑफिशियल सर्च करना है तो हमारा चैनल मिल जाएगा, और इस चैनल को ज्वाइन करना है तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि जो अक्टूबर माह की ई बुक है वो अब लॉन्च हो चुकी है, तो उसे आप ऐप से प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ऐप डाउनलोड करना है। ऐप आप दो माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं, या तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी गई है वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर प्ले स्टोर पर आप जाइए, स्टडीकर आप सर्च करिए तो हमारा जो ऐप है वो मिल जाएगा। इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा। जैसे आप इंस्टॉल करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। आप ई बुक पर जाएंगे तो आपको अक्टूबर माह की, सितंबर माह की जो ई बुक है वो मिल जाएगी, तो यहां से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी जो वेबसाइट है उसके माध्यम से भी आप डायरेक्ट प्राप्त कर सकते हैं ई बुक को। वेबसाइट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों, आपके लिए एक व्हाट्सएप चैनल भी बनाया गया है, तो व्हाट्सएप चैनल से भी आप जुड़ जाइएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दुनिया की पहली रोबोट सीईओ कौन बनी है, यानी कि ऐसी रोबोट जो सीईओ के रूप में काम करेगी? आंसर हो जाएगा मिका। तो जो मिका नाम की रोबोट है वो दुनिया की पहली ऐसी रोबोट बनी है जो सीईओ के रूप में काम करेगी। और ये किस कंपनी में काम करेगी? तो उस कंपनी का नाम है डिक्टाडोर कंपनी। तो इस कंपनी में इस मिका नाम के रोबोट को सीईओ नियुक्त किया गया है। डिक्टाडोर कंपनी कोलंबिया की एक कंपनी है। और दोस्तों, मिका को हैंसन रोबोटिक्स और डिक्टाडोर कंपनी के द्वारा तैयार किया गया है। हैंसन वही कंपनी है जिसके द्वारा एक पॉपुलर रोबोट सोफिया तैयार किया गया था। 2023 में प्रथम डिस्कस कर लेते हैं, तो देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस की शुरुआत दिल्ली में हुई है। ट्रांसजेंडरों के लिए समर्पित भारत की पहली ओपीडी की शुरुआत दिल्ली में हुई है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर बेंगलुरु में स्थापित किया गया है। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज हैदराबाद तेलंगाना में स्थापित किया गया है। भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इनक्यूबेशन सेंटर केरल में स्थापित किया गया है। पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस सेवा की शुरुआत लेह लद्दाख से की जाएगी। भारत का पहला निर्माण नवाचार केंद्र केरल में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय ऊर्जा, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा एन श्रीकांत। तो दोस्तों, आंध्र प्रदेश कैडर के आईएएस ऑफिसर हैं एन श्रीकांत। तो उन्हें केंद्रीय ऊर्जा और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। वह पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल में संयुक्त सचिव के रूप में भी काम कर चुके हैं।
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है? तो याद रखिएगा राजकुमार सिंह हैं। हाल ही में की गई कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां डिस्कस करते हैं। तो जो हितेश मकवाना है वो भारत के महासर्वेक्षक बने हैं। हीरालाल सामरिया मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। मनोरंजन मिश्रा आरबीआई के कार्यकारी निदेशक बने हैं। राजकुमार राव चुनाव आयोग के नेशनल आइकॉन बने हैं। एमएस धोनी एसबीआई के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। कैटरीना कैफ को राडो का ग्लोबल एम्बेसडर बनाया गया है। आदित्य पुरी डेलॉइट के वरिष्ठ सलाहकार बने हैं। मुनीष कपूर आरबीआई के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट में मिट्टी कैफे का उद्घाटन किसने किया है? आंसर हो जाएगा डीवाई चंद्रचूड़ ने। तो भारत के सीजेआई हैं डीवाई चंद्रचूड़ जी, तो उनके द्वारा मिट्टी कैफे का उद्घाटन किया गया है। तो दिव्यांग लोगों के द्वारा संचालित पहला कैफे सुप्रीम कोर्ट के परिसर में खोला गया है। यानी दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में ऐसा पहला कैफे खोला गया है जो दिव्यांग लोगों के द्वारा संचालित किया जाता है। दोस्तों सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट में मिट्टी कैफे का उद्घाटन किया है। इस कैफे का संचालन एक एनजीओ के द्वारा किया जा रहा है जो देश भर में दिव्यांग लोगों के कल्याण के लिए काम करता है। दोस्तों इसका प्रबंधन पूरी तरह से दिव्यांग लोगों के द्वारा किया जाएगा। बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की, तो यह भारत की एक शीर्ष अदालत है, हम सभी लोग जानते हैं। 26 जनवरी 1950 को यह अस्तित्व में आया था और यह एक संवैधानिक निकाय है, यानी हमारे संविधान में इसका वर्णन किया गया है। इसकी व्याख्या भारतीय संविधान के भाग 5 के अध्याय 4 में अनुच्छेद 124 से 147 तक की गई है। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? डीवाई चंद्रचूड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रैमी अवार्ड 2024 के लिए एबंडेंस इन मिलेट्स गीत को नामांकित किया गया है। इस गीत को लिखने में किसने सहयोग किया था? आंसर हो जाएगा पीएम मोदी ने। तो दोस्तों ग्रैमी अवार्ड 2024 के लिए बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस श्रेणी में एबंडेंस इन मिलेट्स गीत को नॉमिनेट किया गया है। दोस्तों इस गीत को लिखने में पीएम मोदी ने फालू और उनके पति गौरव शाह का सहयोग किया था। फालू को याद रखिएगा कि इन्हें फाल्गुनी शाह के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा पहली बार है जब किसी राजनेता को दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित ग्रैमी नॉमिनेशन में जगह मिली है। इस गाने में मिलेट्स फूड यानी बाजरा की खेती और अनाज के तौर पर इसकी उपयोगिता के बारे में बात की गई है। दोस्तों बात करते हैं ग्रैमी अवार्ड की। तो ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है और दुनिया में संगीत के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने वाले लोगों को यह वार्षिक तौर पर प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार अमेरिकी संस्था रिकॉर्डिंग एकेडमी यानी नेशनल एकेडमी रिकॉर्डिंग्स की ओर से दिया जाता है। पहला अवार्ड 1959 में अमेरिका के लॉस एंजलिस में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बामन वृक्ष कला पुस्तक को किसने लिखा है? आंसर हो जाएगा पीएस श्रीधरन पिल्लई ने। तो जो गोवा के गवर्नर हैं पीएस श्रीधरन पिल्लई जी, तो उनके द्वारा बामन वृक्ष कला पुस्तक को लिखा गया है और इसको अभी हाल ही में लॉन्च भी किया गया है। तो जो लॉन्चिंग है वो हमारे देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के द्वारा की गई है और यह जो बामन वृक्ष कला है यह पीएस श्रीधरन पिल्लई जी की 200वीं किताब है। दोस्तों पीएस श्रीधरन पिल्लई जी के द्वारा इतिहास, कानून और राजनीति से लेकर अर्थव्यवस्था, सामाजिक मामलों के विषयों पर मलयालम में 130 पुस्तकें लिखी गई हैं और अंग्रेजी में 70 पुस्तकें लिखी गई हैं। यानी उन्होंने अब तक 200 पुस्तकें लिखी हुई हैं। 2023 की कुछ प्रमुख पुस्तकें डिस्कस कर लेते हैं जो चर्चा में रही हैं। नीरजा चौधरी जी की बात करें तो इनके द्वारा हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड पुस्तक को लिखा गया है। रणजीत प्रताप ने एज द व्हील्स टर्न्स पुस्तक को लिखा है और इसके अलावा विजय दर्दा जी ने रिंग साइड पुस्तक को लिखा है। रूपा पाई ने द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन पुस्तक को लिखा है। रस्किन बॉन्ड ने द गोल्डन ईयर्स पुस्तक को लिखा है। इसके अलावा दोस्तों अमिताभ घोष की इस पुस्तक को जरूर आप नोट करिएगा क्योंकि ये काफ़ी चर्चा में रहते हैं और इनकी किताबें आती भी हैं एग्जाम में। तो अमिताभ घोष के द्वारा स्मोक एंड एसिड पुस्तक को लिखा गया है। शांतनु गुप्ता जी के द्वारा अजय टू योगी आदित्यनाथ पुस्तक को लिखा गया है। अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला प्रमुख कौन बनी है? आंसर हो जाएगा शेख हसीना। शेख हसीना जी की बात करें तो ये बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं, वर्तमान में भी ये प्राइम मिनिस्टर हैं। दोस्तों टाइम के द्वारा अपनी हालिया कवर स्टोरी में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को चित्रित किया है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, जो 76 साल की आयु में बांग्लादेश के इतिहास में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महिला प्रमुख बनी है।
दोस्तों शेख हसीना 2009 से देश की प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रही हैं। इससे पहले भी वो 1996 से 2001 तक इसी पद पर रही हैं, यानी प्रधानमंत्री रही हैं। तो इस प्रकार से वो दुनिया में सबसे अधिक समय तक शासन करने वाली महिला प्रमुख बनी है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश ऑफिशियली तौर पर यूरोपीय सशस्त्र बलों की संधि से बाहर हो गया है? आंसर हो जाएगा रूस। तो दोस्तों रूस जो है ऑफिशियली तौर पर अभी यूरोपीय सशस्त्र बलों की संधि यानी CFE संधि से बाहर हो गया है। रूस ने इस संधि पर 1990 में साइन किए थे। रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह संधि रूस के हितों के अनुरूप नहीं है, इसलिए उसके द्वारा इसको छोड़ा जा रहा है। दोस्तों यूरोपीय सशस्त्र बलों की संधि का उद्देश्य था पारंपरिक हथियारों को सीमित करना और शीत युद्ध के प्रतिद्वंदियों के बीच सेनाओं के तेजी से निर्माण को रोकना। तो 1990 में ये संधि आई थी, याद रखना है। दोस्तों इस संधि पर हस्ताक्षर हुए थे 19 नवंबर 1990 को। और कहाँ हुए थे इस पर हस्ताक्षर? तो फ्रांस की कैपिटल पेरिस में। यह संधि 9 नवंबर 1992 को लागू की गई थी। दोस्तों रूस की बात आई है तो यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है पूरी दुनिया में। कैपिटल इसकी मॉस्को है, राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं मिखाइल मिशुस्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड काइंडनेस डे यानी विश्व दयालुता दिवस कब मनाया जाता है? तो 13 नवंबर को हर साल वर्ल्ड काइंडनेस डे मनाया जाता है। तो इस दिवस को मनाने की जो शुरुआत है वो 1998 में वर्ल्ड काइंडनेस मूवमेंट संगठन के द्वारा की गई थी। तो दुनिया भर में करुणा, सहानुभूति और सद्भावना को बढ़ावा देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वें कलाकार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा इसका अपोलिनारिस डिसूजा को। तो अभी हाल ही में अपोलिनारिस डिसूजा को 19वें कलाकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और यहाँ पर अगर हम बात करें टी पद्मनाभन की तो इन्हें केरल ज्योति सम्मान से भी सम्मानित किया गया है अभी हाल ही में। दोस्तों कलाकार पुरस्कार के 19वें संस्करण का पुरस्कार कोंकणी के गायक, गीतकार और संगीतकार अपोलिनारिस डिसूजा को दिया गया है। और यह जो पुरस्कार है ये मंगलुरु कर्नाटक में दिया गया है। इसकी स्थापना 2005 में की गई थी। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चलिए दोस्तों कल के करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज करते हैं, फिर जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में पूछेंगे आपसे क्वेश्चन जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो कल का पहला क्वेश्चन था, भारत और किस देश के बीच बोंगो सागर अभ्यास आयोजित हुआ है? बांग्लादेश। सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री हैं डॉक्टर एल मुरुगन। तो उन्होंने किस शहर में नए सूचना भवन का उद्घाटन किया है? चेन्नई में। ICC बोर्ड ने किस देश के क्रिकेट बोर्ड की सदस्यता खत्म कर दी है? श्रीलंका। फैशन आइकॉन अवार्ड 2023 प्राप्त करने वाली पहली एथलीट कौन बनी है? आंसर हो जाएगा सेरेना विलियम्स। अगला क्वेश्चन है, गोवर्धन रावत और अजय सूद को किस बैंक का उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा नाबार्ड। WHO की ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2023 के अनुसार साल 2022 में सबसे ज्यादा किस देश में टीबी के केस पाए गए हैं? आंसर हो जाएगा इंडिया। सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का परीक्षण कहां से किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ओडिशा के अब्दुल कलाम द्वीप से। अलीगढ़ नगर निगम ने सर्वसम्मति से अलीगढ़ का क्या नाम बदलने का प्रस्ताव पारित किया है? आंसर हो जाएगा हरिगढ़। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 11 नवंबर को मनाया जाता है। बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी BSI ने किस राज्य में एफीफाइटिक पौधे की नई प्रजाति लिसियोनोटस की खोज की है? आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों जनरल नॉलेज के पिटारे की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद। तो ये सीरीज काफी लंबी होने वाली है, इसमें हम 395 अनुच्छेद डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान की। तो बात करें अगर हम संवैधानिक उपचारों के अधिकार की तो अनुच्छेद 32 में रिट संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 33 में मौलिक अधिकारों को लागू करने में संसद की शक्ति का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 34 में सैन्य क्षेत्र या कानून के समय मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध संबंधित प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 35 की बात करें तो मौलिक अधिकार लागू करने से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। बात करते हैं नीति निर्देशक तत्वों की। तो दोस्तों नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 36 से 52 तक किया गया है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। अनुच्छेद 36 की बात करें तो इसमें राज्य की परिभाषा बताई गई है और अनुच्छेद 37 में
नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में वाद योग्य नहीं माना गया है, इसका वर्णन किया गया है। तो आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में इतने ही अनुच्छेद डिस्कस करेंगे। अगले लेक्चर में हम और इसके आगे सीरीज को बढ़ाएंगे। दोस्तों, कल के करंट अफेयर्स में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो सेरेना विलियम्स हैं वो किस देश की टेनिस खिलाड़ी हैं। आंसर हो जाएगा इसका अमेरिका। तो अमेरिका की है कौन? सेरेना विलियम्स। तो इस प्रकार से सभी लोगों ने इसका आंसर दिया हुआ है। आज आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ स्थापित किया गया है? तो जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। ऐप को अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लें। ई बुक को भी आप प्राप्त कर सकते हैं हमारे ऐप से, तो आप एक बार ऐप पर जरूर विजिट करिएगा।